रामलीला मैदान में इंडिया की महारैली आज, केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी सुनीता। युवाओं को बहकाया, प्लानिंग से किया अटैक, पथराव पर क्या बोले संजीव बालियान। भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया, पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कांग्रेस के ऑफिस में बीजेपी की वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर से लगे सारे दाग धुल जाते हैं, पवन खेड़ा का जवाब। ओपी राजभर ने मुख्तार को बताया गरीबों का मसीहा, योगी सरकार के मंत्री ने अब्बास अंसारी को क्यों दिया टिकट, बताई वजह। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। मुख्तार अंसारी, जी हां, मुख्तार अंसारी की बीवी आजकल नदारद हैं। मुख्तार खौफ और वर्चस्व किसी जमाने में इतना था कि उसकी पत्नी आफसा अंसारी जेल में न सिर्फ रोज उससे मिलने जाती थी, बल्कि कई बार पति के साथ जेल की सलाखों के पीछे रहती भी थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि आफसा ने अपने पति की मौत के बाद का शव का आखिरी दीदार तक नहीं कर पा रही है। मुख्तार की दोस्ती मेहरुपुर निवासी अतिउर रहमान उर्फ बाबू के घर से हुई थी। घर से 5 किलोमीटर दूर अतिउर रहमान के घर मुख्तार का आना जाना होता था। इसी समय मुख्तार की अतिउर रहमान की भतीजी आफसा अंसारी से दोस्ती हो गई। बाद में दोनों ने लव मैरिज की। मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह था और आखिरकार पुलिस के हत्थे वो चढ़ ही गया। आफसा भी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद आफसा ने उसके धंधे को टेक ओवर कर लिया। बच्चों के बड़े होने के बाद मुख्तार के गैंग IS 191 की कमान उसने अपने हाथों में ले ली। स्थिति ये हो गई कि उसके खिलाफ गंभीर आरोपों में कुल 13 मुकदमे दर्ज हो गए। गाजीपुर पुलिस ने 50 और मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आफसा की धरपकड़ के लिए जनपद से लेकर राजधानी तक की पुलिस लगी है। मुख्तार के काफिले के वाहनों के नंबर से ही माफिया के काफिले की पहचान हो जाती थी। लोगों का हुजूम दर्द सुनाने के लिए वहां पहुंच जाता था। उनके दर्द को सुन और मरहम लगाकर मुख्तार गरीबों का मसीहा बन गया। लोगों ने बताया कि मुख्तार के काफिले में शामिल लग्जरी वाहनों का एक ही नंबर था, 786, जिसे देखते ही काफिले की पहचान हो जाती थी। जी हाँ, उसके गाड़ी के नंबरों में 786 रहते थे। उसको देखते ही पता चलता था कि हाँ, ये उसका काफिला आ गया है। त्योहार पर ईदगाह से नमाज पढ़कर निकलता था, तब उससे हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने वाले युवाओं की लंबी कतार लग जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और खंबे से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतकों के घर वालों को हादसे की सूचना भेजी। सूचना मिलते ही परिजन भी देहरादून से मुरादाबाद पहुंच गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सड़क हादसे में 3 महिलाएं और एक युवक की मौत की पुष्टि की गई है। मृतक के परिजन आशुतोष रस्तोगी ने बताया कि मेरे भाई की वाइफ, मेरा भतीजा और उनके साथ 4 लोग कल रात देहरादून से मुरादाबाद आ रहे थे। आते समय हादसा हुआ। इसकी जानकारी सुबह दी गई। हादसे में मेरी भाभी, भतीजा और 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं। भतीजी भी हादसे के समय कार में मौजूद थी, जो कि घायल है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर रखा है। सड़क हादसे में घायल अतुल रस्तोगी ने बताया कि वो देहरादून से वापस मुरादाबाद आ रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। कार के अंदर 7 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही SP देहात संदीप कुमार मीणा घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल युवती का उपचार मुरादाबाद जनपद के निजी अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है।
एसपी ने बताया कि सड़क हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सड़क हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता जहीर सलमानी की दूसरी पत्नी नाजरीन की हत्या मामले में नई जानकारी सामने आई है। सपा नेता जहीर सलमानी के पहली पत्नी के बेटे इमरान और एक अज्ञात पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। सपा नेता की पहली पत्नी के बेटे इमरान पर प्रॉपर्टी को लेकर रंजिश रखने का आरोप लगाया। कहा कि उसी के चलते इमरान ने नाजरीन की हत्या की। फिलहाल इमरान फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मामला सामिया गार्डन इलाके का है। यहाँ नाजरीन का शव घर के अंदर उसके कमरे में मिला था। पहले तो ये अफवाह उड़ी थी कि उसकी मौत सीढ़ी से गिरने की वजह से हुई, लेकिन अस्पताल ले जाने पर गोली लगने की बात सामने आई। पता चला कि नाजरीन को 3 गोलियां मारी गई हैं। जहीर का आरोप है कि नाजरीन के नाम पर 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। जहीर ने ही ये प्रॉपर्टी नाजरीन के नाम की थी, जिसे लेकर इमरान नाराज था, इसलिए इमरान ने नाजरीन को मार डाला। घटना को लेकर सपा नेता जहीर सलमानी ने बताया कि मैं तो घर से निकल गया था, बैनामा कराने मेरठ गया था। बाद में पता चला कि नाजरीन गिर गई है और उसके सर में चोट लगी है। घर पर काम कर रहे लेबर उसे लेकर अस्पताल गए। यहाँ आने पर पता चला कि उनकी गोली लगी है। उन्होंने कहा कि इमरान ने ही अपनी सौतेली मां को मारा है। मैंने पुलिस में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। साथ ही एक अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है। इमरान अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जहीर सलमानी ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम फातिमा है, जिससे उसके 2 बेटे हैं, इमरान और रिजवान। 2 बेटियां शहाना और इमराना हैं। वहीं नाजरीन जहीर सलमान की दूसरी पत्नी है, जो कि हापुड़ के फूलगढ़ी की रहने वाली हैं और हिंदू थी। नाजरीन से लगभग 17 साल पहले उन्होंने निकाह किया था। यहाँ आकर रह रही थी। नाजरीन को एक बेटा है जिसका नाम रियान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से धर्म परिवर्तन का एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे जत्थे को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सभी को बसों में बैठाकर उन्नाव से चर्च ले जाया जा रहा है। वहां सभी लोगों का धर्मांतरण करवाया जाना था। धर्म के सौदागरों ने इसके बदले लोगों को 50,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी किया था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बसों को रुकवाया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जानकारी के मुताबिक मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली कि गंगा बैराज क्षेत्र से 2 बसें उन्नाव के लिए जा रही हैं। इसमें कई लोग सवार हैं, सभी हिंदू लोग हैं। उन्हें पैसे के बदले ईसाई बनाने के लिए उन्नाव के चर्च में ले जाया जा रहा है। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दोनों को बसों को रास्ते में रोक लिया। तब पता चला कि 2 आरोपी इन सभी लोगों को चर्च ले जा रहे हैं ताकि वहां उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जा सके। बस में सवार लोगों ने बताया कि इन्हीं 2 लोगों ने उन्हें लालच दिया था कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उन्हें प्रतिमाह 50,000 रुपए मिलेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी बजरंग दल के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी इसकी सूचना मिली थी। काफी देर तक वहां हंगामा हुआ। फिर पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर थाने चली गई। हालांकि दोनों आरोपियों को बाद में छोड़ दिया गया। एक शख्स ने बताया कि वो गरीब परिवार से है। 2 आरोपियों में से एक ने उसे लालच दिया था कि अगर वो हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है तो उसे हर माह 50,000 रुपए मिलेंगे, साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वो उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। एसपी महेश कुमार ने बताया कि मामले की पुलिस जांच कर रही है और इसकी तह तक जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है।
ये सीट 1952 से पहली बार अस्तित्व में आई थी, जहां से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी की रेणुका सिंह हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने सरगुजा से रेणुका सिंह का टिकट काटकर चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने शशि सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। सरगुजा सीट पर पिछले 20 सालों से बीजेपी का ही कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह ने कांग्रेस के खेलसाय सिंह को हराया था। वहीं 2014 में बीजेपी के कमल भान सिंह मराबी यहां से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के रामदेव तिर्की को शिकस्त दी थी। बता दें कि सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह ने कांग्रेस के खेलसाय सिंह को 1,57,873 वोटों से हराया था। रेणुका सिंह को 66,371 लाख यानी 52% वोट मिले थे, जबकि खेलसाय को 50,538 यानी कि 40% वोट ही मिले। वहीं तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की है आशा देवी को 24,463 वोट ही मिले थे। 2024 में बीजेपी के कमल भान सिंह मराबी को यहां से चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस के रामदेव तिर्की को 1,47,236 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। कमल भान सिंह मराबी को 5,85,336 लाख वोट, तो वहीं रामदेव तिर्की को 4,38,100 लाख वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के धर्मजीत सिंह मरकाम रहे। धर्मजीत सिंह को 21,633 वोट ही मिले थे। 1952 में सरगुजा लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहां कुछ वर्षों तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952 से 1971 तक सरगुजा लोकसभा सीट पर लगातार कांग्रेस की जीत हुई है। 1977 में जनता पार्टी से सांसद चुने गए। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी इस सीट से जीत दर्ज करती गई। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। सरगुजा का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित यहाँ वनवास के कुछ दिन काटे थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि सरगुजा की धरती पर महाकवि कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। वो ये भी है कि सरगुजा पर राजा महाराजाओं का शासन रहा है। मौर्य वंश के आने से पहले ये इलाका नंदावंश के राज्य में था। 1882 में महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव सरगुजा राज्य को अपने नियंत्रण में ले चुके थे। सरगुजा में प्राचीन महामाया देवी का मंदिर है। महामाया मंदिर में महामाया देवी का धड़ स्थित है, जबकि उनका सिर बिलासपुर के रतनपुर के महामाया मंदिर में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, साथ ही बड़े बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है। सपा प्रमुख ने मीडिया कर्मी से कहा कि आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है। आज की तारीख में जहां तक करप्शन की बात है तो एक लंबी सूची है। उन्होंने कहा कि हमें कोई चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला। ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम आंकड़े निकालें तो पूरे ब्रह्मांड में इतना झूठा कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। सरकार जो चाहे कर सकती है, ये तो साबित हो गया, न कि हेमंत सोरेन जेल चले गए।
अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी लोगों पर आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लूट कर रही है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, उस पर कौन काम आएगा। वो विधायक धरने पर बैठे हैं, बीजेपी को इससे लेकर क्या कहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज ही के दिन बीजेपी के विधायक के परिवार से महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है। वो विधायक धरने पर बैठे हैं, बीजेपी इसको लेकर क्या कहेगी। अब भरोसा ठोको नीति से तो आएगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। मैं तो स्वागत करता हूं एनआरआई जो उत्तर प्रदेश में आए हैं। जब काशी देख लें, कुंभ भी देख लें, कुंभ में भी होकर के स्नान करके और कम से कम लौटते समय हमारे एक्सप्रेस वे पे भी निकल जाएं तो लगेगा कि कुछ अच्छा देखा है। और तब आकलन करें कि कौन काम कर रहा है, कौन जनता को धोखा दे रहा है। देखिए, ये बात मुकाबले की नहीं है। कभी कभी आप सवाल में ये भी कहा करें कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा गठबंधन हैं, 40 से ज्यादा दल उन्होंने जोड़े हैं साथ। आप तो अभी 20-22 ही जोड़ पाए हो, 5-6 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। और फिर जहां तक नेता का सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है, लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी। जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। हमारे दूल्हों की चिंता है कि कौन बनेगा, कैसे आएगा, कौन होगा, नेतृत्व करेगा। लेकिन आपके पास कोई नया हो तो बताइए, क्योंकि जीएसटी से सब परेशान है, व्यापारी, दुकानदार, ठेले वाले भी। आपके नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखाई दिया। आप देख लीजिए थाने में क्या हो रहा है, कोतवाली में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, विधायक जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी के सचिव क्या कर रहे हैं। तो वो तो अब आपके सामने है चीजें। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए। और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। और सुनिए, यहीं तक बात न रुके। आप भूल जाते हो पत्रकार साथियों, समय समय पे याद दिलाना पड़ता है आपको। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो। और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। इसमें क्या गलत है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैंने ये बात रखी थी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने बड़ी स्टोरी की थी कि हम उन लोगों को पेंशन देना चाहते हैं। ये देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, कुंभ में दान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हमेशा कुंभ होगा। सब जाना चाहेंगे अंदर, देखना चाहेंगे सरस्वती कहाँ है, नदी, या वो बट वृक्ष और वो कल्प वृक्ष और जो भी वहां पर है धार्मिक स्थान, उस पर भी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक पुण्य का काम करे। उत्तर प्रदेश में कोई पुण्य का काम नहीं किया उन्होंने। कम से कम इस कुंभ के समय पर, अर्ध कुंभ के समय पर भारत सरकार ये अच्छा काम करे कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे। आर्मी को अगर कहीं जगह चाहिए तो चंबल और यमुना के बीच में बहुत सारी जगह है, वहां पर बसा दिया जाए आर्मी को। देखिए, ये सवाल आप मत पूछिए। मैं महिलाओं को 2,000 पेंशन, समाजवादी पेंशन जरूर दूंगा। नहीं, वो 2,000 इसलिए गरीब, अगर आप अपने कार्य में अच्छी रहेंगी तो कई पत्रकारों को हमने यश भारती दिया है, तो 50,000 महीना आपको मिलेगा।
इसलिए आपको समाजवादी पार्टी की स्टोरी अच्छी लिखनी पड़ेगी। अगर आज से आप लिखना शुरू करें तो 2.5 साल में इंतजाम हो जाएगा कि अगला कोई सम्मान आपको प्राप्त होगा। और अगर ये बात नहीं आई हैं आपको शायद नहीं मालूम होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा से पति पत्नी के विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ घरेलू विवाद के चलते मायके में रह रही पत्नी ने ऑनलाइन ही पति की सुपारी दे डाली। यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए पति की हत्या करने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। जैसे ही पति ने पत्नी का स्टेटस देखा तो वो दहशत में आ गया, तुरंत थाने पहुंचा और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित पति ने पत्नी से दोस्त पर उसे धमकी देने के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक मामला आगरा के बाह थाना इलाके का है। फरियादी ने दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 9 जुलाई 2022 को उसकी शादी मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी, जिसके चलते पत्नी लड़ झगड़ कर उसी साल दिसंबर महीने में अपने मायके यानी भिंड चली गई। यही नहीं, पत्नी ने भिंड कोर्ट में भरण पोषण का वाद भी दायर कर दिया था। पत्नी को इसके चलते तारीख पर भिंड जाना पड़ता था। इसी बीच 21 दिसंबर 2023 को कोर्ट से तारीख पर लौटते वक्त ससुराल वालों ने दामाद को जान से मारने की धमकी दे डाली। अब बीते दिन पत्नी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज डाला, एक स्टेटस लगाया कि पति को मारने के लिए वो अपने जिस मारेगी तो उसे 50,000 रुपए का इनाम भी देगी। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पति को मारने के लिए सुपारी दे डाली। पत्नी ने स्टेटस पर लिखा, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, जो मेरे पति को मार डालेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। धमकी देने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। पीड़ित की पत्नी और उसके घर वालों से भी पूछताछ की जाएगी। से है जहां 21 मार्च की रात को खिलचीपुर नाके के पास एसबीआई के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई थी। मौके से गुजर रहे गश्त दल की गाड़ी का सायरन सुनकर बदमाश वहां से भाग निकले, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस पड़ताल में चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया उस समय राजगढ़ में उर्स मेला लगा हुआ था। इस दौरान मुरैना से 6 लोग सियाज कर क्रमांक के MP 07 CD 6781 से आए थे। घटना के बाद पुलिस को पड़ताल में शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ब्यावरा की ओर से आई एक सियाज कर बार बार स्थान बदल कर खड़ी होने पर संदिग्ध लगी, जिसकी ब्यावरा राजगढ़ के बीच स्थित टोल टैक्स की फुटेज और राजगढ़ गुना के बीच टोल टैक्स पर नंबर प्लेट अलग अलग पाई गई। इस वाहन को सर्च कर राजगढ़ पुलिस ने मुरैना से राम सिकरवार 20 साल और दीपक मोर 26 साल को हिरासत में लिया गया। पुलिस को पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उन्होंने पहले 17 मार्च को आकर पहले एटीएम की रेकी की थी। उसके बाद खाटू श्याम जाने के बहाने रिश्तेदार की कार मांग कर लाए थे। ब्यावरा से राजगढ़ आने के दौरान टोल टैक्स से पहले उन्होंने नंबर प्लेट बदल ली थी। उसके बाद राजगढ़ उर्स से मास्क खरीद कर पहने और वाहन पेंटिंग में काम करने वाला एटीएम में घुसकर काले रंग का स्प्रे सीसीटीवी पर छिड़क दिया।
आरोपी एटीएम को तोड़ रहे थे। इस दौरान अगस्त के लिए निकली पुलिस की गाड़ी का सायरन उन्हें सुनाई दिया। अधूरा छोड़कर वो वहां से भाग गए। पुलिस यास्कर सहित राम सिकरवार को, दीपक मौर्य को हिरासत में ले लिया है, जबकि अनिल जाटव, सूरज जाटव, धर्मेंद्र जाटव और निरंजन जाटव अभी भी फरार हैं। आरोपियों को पकड़ने में इन पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी हाँ, पुलिस के सायरन आने के बाद वो लोग वहां से भाग गए थे, जिसको पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था। और इसमें जिनकी प्रमुख भूमिका थी वो आपको बता देते हैं। कोतवाली थाना प्रभारी वीर सिंह ठाकुर, एसआई राहुल रघुवंशी, एसआई विवेक शर्मा, थाना प्रभारी करणवास, एसआई अमित त्यागी, एसआई शिवचरण यादव, आरक्षक इंद्रपाल लोधी, आरक्षक राधेश्याम मीणा, आरक्षक शुभम मीणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्य रात्रि में राजगढ़ मुख्यालय के खिलचीपुर नाके पर एक एसबीआई का एटीएम था। उसको कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा काटने का प्रयास किया गया था। उसमें जितने कैमरे लगे थे उसमें काले रंग का स्प्रे कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट थाने पर होने पर अपराध कायम किया गया था। अपराध के कायम करने के पश्चात उसमें पूरी विवेचना के दौरान में धारा 467, 468, 471 का इजाफा किया गया तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और मुखबिरों की सूचना के आधार पर मुलजमों की पतारसी की गई, जिसमें पाया गया कि MP07CD 6781 नंबर की सियाज गाड़ी थी, सुजुकी कंपनी की, नीले रंग की, जिससे अज्ञात आरोपी आए थे और सीसीटीवी में कैमरों में वो दिखे थे। गाड़ी भी दिखी थी। पतादरी करने पर मुरैना के जिन्होंने निरंजन जाटव, धर्मेंद्र जाटव, अनिल जाटव और सूरज के साथ उक्त घटना को करना बताया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस रिमांड लिया गया है। शेष आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उक्त पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो निर्देशन मिला था एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आलोक शर्मा साहब द्वारा जो निर्देशन मिला था, उसी के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। सर, ये जो आरोपी हैं, कितने आरोपी हैं इसमें चोरी में? इसमें टोटल 6 आरोपी हैं। अभी कितने की गिरफ्तारी? अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है। 4 की तलाश अभी की जा रही है। 4 की तलाश की जा रही है। फरार है। कहाँ के थे ये मुरैना के। और इन्होंने इसके पहले भी के चोरी की वारदात को? अब उसके बारे में पता की सर, इसमें कोई शिवपुरी का भी है, ऐसा जानकारी लगी? शिवपुरी का भी विवेचना में है। अभी जैसे जैसे मालूम चलता जाएगा वैसे वैसे बताएं। खबर बांदा से है, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद कर दिया है और प्रदर्शन कर दिया है। भाजपा नेता पुष्कर द्विवेदी पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता का आरोप लगा है। 28 मार्च 2024 की रात करीब 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद अस्पताल के CMS RK गुप्ता ने पुलिस समेत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को दी थी लिखित शिकायत। जी हाँ, उन्होंने लिखित शिकायत दी थी। आपको बता दें, महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुष्कर द्विवेदी ने अभद्रता और गाली गलौज की थी। SP DIG से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। कार्रवाई न होने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई के लिए देते हैं और 24 घंटे कार्रवाई न होने पर अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई है और कार्रवाई ना होने की दिशा में जिला अस्पताल सभी प्रकार के कार्य ठप कर देगा। जिला अस्पताल प्रशासन ने कई बार इसकी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था ना होने से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। क्या है मामला पूरा? हम चैनल लगाने जा रहे थे। पहले हमने भेजा एक कंटेंडर को, उसने नहीं लगाने दिया चैनल। फिर इसके बाद हम गए, जब हम गए तब हमें भी डांट कर भगा दिया उसने। फिर हम अपने सिस्टर से बताया तो वो हमारे साथ में गई। तो मैं सिस्टर खड़ी थी, हम दोनों लोग लगा ही रहे थे खींच कर, तो आ जाओ और चैनल ऐसे तेज़ी से खींच दिया और सिस्टर के साथ में बदतमीजी करने लगा। कह रहा था तुम लोग की कोई औकात नहीं है और
हम तुम लोग को दोनों लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। और खूब बुरी बुरी सी गाली दे रहा था। बदतमीजी किस प्रकार की थी? आपने अपने सीएमएस को भी जानकारी दी? हाँ, नाइट में फ़ोन किया था। वो हम ड्यूटी में थे 28 तारीख के नाइट, तो वहाँ पर पुष्कर द्विवेदी और दो थे उनके साथीगढ़। तो हम लोग चैनल बंद करने जा रहे थे, उसी भी वो आया तो गाली गलौज देने लगा, कह रहा है कि तुम चैनल नहीं बंद करोगी, उल्टी सीधी गाली देने लगा। तो हमने किया कि हम अंदर आ गए, तो वहाँ भी आ गया दारू पी के, गंदी गंदी गाली देने लगा, हमको धक्का दिया सीने में और हमारा मोबाइल भी छीन लिया और धमकी भी दे रहा था कि तुम ड्यूटी नहीं कर पाओगी, तुम्हें डिब्बी से निकाल दूंगा। हम तो उसे जानती भी नहीं, लेकिन अपना नाम खुद बता रहा था, मैं पुष्कर द्विवेदी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। जिसको फ़ोन लगाना सीएमओ को फ़ोन लगाओ, सीएमएस को फ़ोन लगाओ, किसको फ़ोन लगाओगी। आपने इस मामले में कहीं पुलिस को भी जानकारी दी? जी, डीआईजी साहब के आ गए थे कल, तो डीआईजी साहब बोले थे कि अभी तो सब वहाँ लगे हुए हैं, आप परसों सुबह आज के लिए बोले थे कि आज एसपी ऑफिस जाइएगा। और आज सारे कोई है नहीं है वहाँ, सब लोग मेडिकल ऑफिस उसमें पीएम हो रहा था उसका, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम, इसलिए वहाँ कहीं कोई मिलेगा नहीं आपको, तो आज मत जाइए, कल जाइए। तो ये हड़ताल कब तक आप लोगों की बनी रहेगी? जब तक हमारा न्याय नहीं होगा, उसे उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उसे सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग कोई काम। कुछ लोग यहाँ पे अभद्रता की पुष्कर द्विवेदी करके नाम बता रहे थे। तो इसमें रात में वंदना की भी ड्यूटी थी, उसने मुझे फ़ोन भी किया था रात में कि दीदी इस तरह की घटना होगी। तो मैंने कहा सीएमएस सर से नहीं कहा, तो करेंगे सीएमएस सर को मैंने फ़ोन किया है। तो सीएमएस सर आ भी गए थे, मैंने भी सीएमएस सर को फ़ोन किया था, तो वो कह रहे थे मैं यहीं बैठा हूँ। और उसको स्टाफ बहुत रो रही थी, वीडियो भी पड़ा मेरे पास में। और कह रही थी उसने कुछ नहीं, चैनल पीछे का खुला रहता तो आए दिन तो चोरियाँ होती रहती, मोबाइल जाता रहता, तो उसने कहा लाओ चैनल बंद कर देते, 12 बज गया। उसी को लेके उसने उसको बहुत गाली गलौज दिया, धक्का भी दिया, उल्टा सीधा बहुत बोला, तो वो बहुत रो रही थी। तो इसी वजह से हम लोग मोबाइल भी छीन लिया कुछ? मोबाइल छीन के ले गए और ऐसे बिल्कुल उसको पैर ठोके कह रहा था मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ, तो दम हो तो लेके दिखा देंगे। जी वार्डन, आप अपने स्टाफ के साथ खड़ी हैं, तो क्या लगता है कि ये कब तक? अरे मैं तो चाहती हूँ, मैंने तो अभी आज लेटर दे रहे हैं, कल भी डीआईजी सर से हम लोग मिले थे। तो पहले तो एसपी सर मिले नहीं थे, वहाँ पे वो अंसारी वाला केस हो गया था, उसमें सब व्यस्त थे। तो हम लोग डीआईजी सर से मिल के आए थे, तो उन्होंने मार्किंग भी कर दिया था लेटर पे एसपी सर के लिए। तो आज हम लोग अभी उनसे भी मिलने जा रहे हैं। एक पुष्कर द्विवेदी और उनके साथ में 2-3 लोग और अज्ञात व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है उनके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज किया है। तो जैसे ही इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तत्काल मैं आया था, तब तक वो लोग जा चुके थे। और इनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की है, बदतमीजी की। तो इसका संज्ञान लेते हुए मैंने तत्काल कल जैसे ही इन लोगों ने मुझे सूचना दी, मैंने तत्काल उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को भिजवा दी थी और अपने संबंधित अधिकारी एडी साहब को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करा दिया था, पत्र भेज दिया गया था। और आज ये लोग जो है इनका कहना है कि जिन लोगों ने इनके साथ अभद्रता की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः हम लोग जब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, हम लोग कार्य नहीं करेंगे। और ये जो है अभी सवेरे से लोग सारा स्टाफ जो है कार्य बहिष्कार कर रहा है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस घटना का जो है कोई समाधान निकल आए। इस संदर्भ में मैंने जो है हमारे अपर निदेशक हैं उनको भी बता दिया है और संबंधित अधिकारियों से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही है। इन लोगों से भी बात की जा रही है कि भाई दोषियों के खिलाफ जांच हो और जांच में जो भी तथ्य निकल के आए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं कोशिश पूरी की जा रही है कि स्थिति जल्द से जल्द जो है बहाल हो जाए। अगर हम बात करें यहाँ अस्पताल की सुरक्षा की, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या आपकी तरफ सुरक्षा के संबंध में मेरे द्वारा जो है कांस्टेबल की, सशस्त्र कांस्टेबल की मांग पहले भी की जा चुकी है। लिखित रूप से इसकी सूचना भी कई बार दी जा चुकी है कि रात के समय अक्सर लोग आते हैं, दारू वारू पी के आते हैं और यहाँ पे हंगामा करते हैं परिजन मरीजों के। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा मांग भी की जा चुकी है, परंतु अभी तक सशस्त्र कांस्टेबल हम लोगों को अवेलेबल नहीं कराए गए हैं और इसी कारण ये इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। एक्चुअली अस्पताल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें भी ये घटना रिकॉर्ड हुई होगी।
हाँ, हमारे सीसीटीवी कैमरे जो है चालू रहते हैं और घटना वाले दिन भी कैमरे चालू थे और उसके घटना के संदर्भ में जो है जो भी चीज़ें हैं उसमें दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। वारदात को बुजुर्ग के घर में ही अंजाम दिया गया। उनकी उम्र 92 साल बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने एक अधिकारी ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतक बुजुर्ग का नाम प्रेम नारायण अग्रवाल है, जो कि 92 वर्ष के थे और वो पहले जल निगम में अपने अकाउंटेंट का काम करते थे, जो कि रिटायरमेंट के बाद से घर पर ही रहते थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर का नज़ारा देख के वो खुद ही चौंक गई। वहां जब पुलिस पहुंची तो बुजुर्ग के शरीर पर कपड़े नहीं थे। घर के अंदर ही शव पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक घर की अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। एक भी कपड़े उनके शरीर पे नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें फोन पर किसी ने घर में शव मिलने की सूचना दी थी। जी हाँ, इंदिरा नगर में वो काम करते थे जल निगम पे और घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी आई थी। दोनों टीमों ने घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्यों को इकट्ठा किया और मामले की तहकीकात तक पहुंचने की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने लूट के चलते हत्या की आशंका जताई है। घटना इंदिरा नगर के ए ब्लॉक मदन मोहन मालवीय कल्याण सोसाइटी की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अपने उपायुक्त आर शंकर ने बताया कि लगभग 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि वहां घर के अंदर एक लाश मिली है और उसमें जल निगम के अधिकारी की लाश है मिली। घर के अंदर बुजुर्ग का शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध दिखा है, जिसका पता पुलिस लगा रही है। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉच।